अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बियोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को फोटो रिस्पायरेशन पढ़ाया था। हमने पढ़ा था कि वो रिस्पायरेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फोटो रिस्पायरेशन कह रहे हैं। फोटो रिस्पायरेशन का पूरा मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को डिटेल से करवाया था, ठीक है बेटे। उसी की फोटो रिस्पायरेशन फोटो रिस्पायरेशन, ठीक है। फोटो रिस्पायरेशन कल हमने डिटेल से पढ़ लिया था। उस प्रोसेस का बेटे मैंने आपको पूरे रिएक्शन जो हैं वो ड्रॉ करके नहीं दे दिखाए, बुक से हमने कंप्लीट कर लिए थे, ओरली मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए थे। आज मैं आपको पूरा का पूरा उसका जो साइकिल है, उसके जो रिएक्शंस हैं वो सारे ड्रॉ करूंगी, देन मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगी फोटो रिस्पायरेशन के। लेट्स स्टार्ट बेटे, हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस हमारा स्टार्ट कुछ ऐसे होगा, ये देखिए, ये आप ऐसे इसको डायग्राम ड्रॉ करें। मेरी कोशिश है कि ईजीएस्ट डायग्राम आपको ड्रॉ करके समझाऊं ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, यहाँ से क्या चीज़ आ रही है, हमारे पास आ रहा है ऑक्सीजन O2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या मैक्सिमम मेंशन कर लेंगे, O2। प्रोसेस शुरू कहाँ से होगा, हमारा RUBP से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, क्या चीज़ प्रेजेंट है, फास्फो ग्लाइकोलिक एसिड प्लस क्या है, PGA यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है, क्लियर। अब यहाँ से ये किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा एक फॉस्फेट आइन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोलिक एसिड, GLYCOLIC, ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड आगे फर्दर कन्वर्ट होगा किस में बेटे, ये एक नए ऑर्गेनली में चला जाएगा पहले, ठीक है। ये बेटे जाएगा, ये मैं अभी सारा लिख रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक दफ़ा, आप भी लिखो साथ साथ मेरे। ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, ग्लाइऑक्सैलिक एसिड प्लस H2O2, two molecules ग्लाइसिन। जैसे हमने ऊपर वाला पाथवे बनाया था ऐसे ही नीचे भी आप लोगों ने इसको लाइन को ड्रॉ कर देना बेटे, ठीक है। ये इस तरह यहाँ से क्या चीज़ रिलीज़ हो जाएगी, यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा अमोनिया NH3, और साथ ही क्या रिलीज़ होगा, यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे एक और प्रोसेस भी होगा, डेट इज़ नोन एज रिडक्शन, NAD+ कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NADH2 में, ठीक है, नज़र आ रहा है। अब आगे ये फर्दर जाएगा, ग्लाइसिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट इज़ नोन एज सीरीन, SERINE, सीरीन, ठीक है। नज़र आ रहा है ना बेटे, ऐसे ही आप लोग ड्रॉ करते जाओ। सीरीन अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कन्वर्जन से पहले इसने नेक्स्ट ऑर्गेनली में जाना है, ठीक है। वो कौन सा है, वो आपका आ जाएगा पर ऑक्सीजोन सीरीन, RINE, ठीक है। अब आगे फर्दर सीरीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में बेटे, हाइड्रोऑक्सी पायरुविक एसिड, ठीक है। और ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ग्लाइसरिक एसिड में, GLYCERIC, ग्लाइसरिक एसिड।
और इस कन्वर्जन के दरमियान में एक और प्रोसेस भी होगा, NADH, जो पहले NADH2 बना था, अब ये अगेन रिकन्वर्ट हो जाएगा किस में, NADH में। क्लियर। आगे ग्लिसरिक एसिड नेक्स्ट ऑर्गेनी के अंदर चला जाएगा बेटे, मूव कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ग्लिसरिक एसिड, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, PGA में, फास्फोग्लिसरिक एसिड में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ADP बनेगा, ADP किससे बनेगा, ATP से, रिकन्वर्ट हो जाएगा इनटू ADP, और ये PGA कन्वर्ट हो जाएगा किस में, RUBP में। ठीक है, अब ये जो पूरा साइकिल मैंने ड्रॉ किया है, अगर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ये तमाम के तमाम सिस्टम कहाँ हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ तक इसको हम डॉटेड लाइंस में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन शो की हैं इसका मतलब क्या है कि दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, CHLOROPLAST, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अगर आप लोग नीचे आओ तो ये कौन सी ऑर्गेनी है बेटे, यहाँ तक, इसको भी हम डॉटेड लाइन पे शो कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। मैंने आपको कल बताया था ना कि 3 मेजर ऑर्गेनीज हैं जो इस पूरे साइकिल में आएंगी हमारे पास। कौन कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पर ऑक्सीसोम्स, ऐसे था। तो ये क्या है, दिस इज पर ऑक्सीसोम्स, PEROXISOME। ठीक है, और जो नीचे वाला है दिस इज, ये क्या है, ये कौन सी सेल ऑर्गेनीज है बेटे, ये तो आपको पता ही है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इनको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से हमें आइडिया हो जाए। इनको बोल्ड में हम लोग कर देते हैं। क्लियर, समझ आ गई। ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, ये मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस ड्रॉ किया है, किसका बेटे, फोटो रिस्पायरेशन का। ठीक है, हमने कल क्या पढ़ा था, हमने कल पढ़ी थी फोटो रिस्पायरेशन, अगर आप लोगों को याद हो, याद आया। कल मैंने आप लोगों को बेटे पढ़ाया था फोटो रिस्पायरेशन। यहाँ पे गौर करो, आप लोग ये डायग्राम को उतार लो, थोड़ी सारी आपकी बुक वाली डायग्राम नहीं है लेकिन थोड़ी सारी उससे ईजीएस्ट डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश किया ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब आप इस डायग्राम को समझें, जो डायग्राम आपको इस टाइम अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने ड्रॉ किया प्रोसेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। कल हमने पढ़ा था फोटो रिस्पायरेशन, ये वो रिस्पायरेटरी एक्टिविटी है जो ग्रीन सेल्स में होती है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी बेटे, और इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होंगे, लाइक एरोबिक रिस्पायरेशन। अब क्या आता है, अब आता है आपका मैकेनिज्म ऑफ फोटो रिस्पायरेशन, कि फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है बेटे वो किस तरह होगा। RUBP, रूबिस्को। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है, यहाँ से ये प्रोसेस शुरू होगा RUB से, रूबिस्को। यहाँ पे एक एंजाइम आएगा जो इस पूरे रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, उस एंजाइम को हम लोग क्या कहेंगे, रूबिस्को कहेंगे, पहले भी हमने पढ़ा है। रूबिस्को कैटालाइज करेगा, यहाँ पे एडिशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, एज वेल एज रूबिस्को जो है वो, रूबिस्को है ये, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो क्या है, रूबिस्को। वो जब बेटे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो रूबिस्को जो है वो ऑक्सीजन ऐड करेगा। शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐड होगी, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है, तो रूबिस्को जो है वो ऑक्सीजन ऐड करेगा, ऑक्सीजन ऐड होगी। अब क्या हुआ कि RUBP मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई तो इसका क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, ये 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये मैंने
कन्वर्जन शो की, ठीक है। दो मालिक्यूल्स कौन कौन से बन गए, एक हमारे पास बनेगा फास्फोग्लिसरेट और एक हमारे पास क्या बनेगा, फास्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। मैंने वो यहाँ पे शुरू में मैंने आपको वो चीज़ें नहीं यहाँ पे मेंशन की, मैं डायरेक्ट जो एक मालिक्यूल हमारे पास रह जाता है उसी को मैं आ रही हूँ। आप इसको यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं, फास्फोग्लाइकिक एसिड या पीजीए, ठीक है। दो मालिक्यूल बनेंगे, आपकी बुक में जो नाम लिखा हुआ है डेट इज फास्फोग्लिसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट, आप वो वाले नाम भी यूज कर सकते हो, सेम ही चीजें हैं। क्या है, फास्फोग्लिसरेट और एक क्या है, फास्फोग्लाइकोलेट। तो आरयूबीपी बेटे ब्रेक डाउन हुआ, फास्फोग्लाइकिक एसिड और पीजी आपके पास बन गया। यहां से क्या हुआ कि ये बेटे ये सारा का सारा जो रिएक्शन हो रहा है ना अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये रिएक्शन कौन सी ऑर्गेनेली के अंदर हो रहा है, ये हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और यहाँ से एक फॉस्फेट आयन निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लाइकोलिक एसिड में। किसमें, ग्लाइकोलिक एसिड में। ग्लाइकोलिक एसिड अगेन जो है वो कन्वर्ट हो मतलब ग्लाइकोलिक एसिड अब यहाँ पे बन गया। ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो एक नए ऑर्गेनीज के अंदर चला जाएगा, डेट इज नोन एट परऑक्सीजोम। क्या कहते हैं उसको, परऑक्सीजोम। ये जो मैंने आपको यहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड लिखा है ना, आपकी बुक में यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ग्लाइकोलेट, दोनों सेम ही नाम है। वो ये एसिड कह दिया मैंने, सिंपल कह दोगे, जब एसिड नाम नहीं यूज करोगे तो ग्लाइकोलेट कहेंगे, तो आपने से कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे भी कह लेते हैं कि ये जो है ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्लोरोप्लास्ट से कहाँ मूव कर गया, पर ऑक्सीजोम में। पर ऑक्सीजोम में इसकी क्या हो जाएगी बेटे, ये मेटाबोलाइज होगा। क्या होगा, मेटाबोलाइज होगा। और यहाँ पे जो इसका जो पूरा प्रोसेस होगा कि मैंने आपको बताया कि ये मेटाबोलाइज होगा, यहाँ पे क्या चीज ऐड हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो यहाँ पे एक टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिक आप कह सकते हैं प्रोडक्शन होगी, किस चीज की, H2O2 की, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, ठीक है। उसके बाद जो आपका ग्लाइकोलिक एसिड है, जो हमने जिसको हम ग्लाइको ऑक्जिलेट भी कहते हैं या ग्लाइको ऑक्सैलिक एसिड भी कहते हैं, दोनों सेम ही नाम है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये चला जाएगा किसमें, एक नए ऑर्गेनिज्म में, डेट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ चला गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये कन्वर्ट हो गया किसमें, दो मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ। उस मालिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ये ग्लाइको ऑक्सैलिक एसिड है या इसका नाम क्या था, ग्लाइको ऑक्जिलेट, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हो गया दो मालिक्यूल्स में। किस चीज के मालिक्यूल्स बनेंगे, ग्लाइसिन के मालिक्यूल बनेंगे, ठीक है। और ग्लाइसिन के जब मालिक्यूल बन जाते हैं उसके बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाएगा और एक अमाइन ग्रुप NH3 जो है वो भी रिमूव हो जाएगा। और एक और प्रोसेस भी यहाँ पे होता है कि दोबारा जो है रिडक्शन होती है, NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। और उसके बाद जब ये कन्वर्जन हो जाएगी तो ग्लाइसिन, जो ग्लाइसिन बना था ना हमारे पास, ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटे, सीरीन में। किसमें, सीरीन में। ये जो प्रोसेस पूरा हुआ है कि ग्लाइसिन जो है वो एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, डेट इज नोन एज सीरीन। ये कन्वर्जन का पूरा प्रोसेस कहाँ हुआ है, ये प्रोसेस हुआ है विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया। ये प्रोसेस कहाँ हुआ है बेटे, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है। अब यहाँ पे जब सीरीन बन जाता है तो ये सीरीन मूव कर जाता है एक नए ऑर्गेनिज्म में, डेट इज नोन एज पर ऑक्सीजोम। जहां से पहले प्रोसेस शुरू हुआ था वही वापस जा रहा है अपना, वही साइकिल हमारा। सीरीन वापस चला गया किधर, पर ऑक्सीजोम में। पर ऑक्सीजोम में सीरीन जाने के बाद कन्वर्ट हो गया किसमें, आप ये कह लो कि ये मैंने मिड वे बता दिया कि दरमियान में हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड में भी कन्वर्ट होता है और अगेन कन्वर्ट हो जाता है ये किसमें, ग्लिसरिक एसिड में, या इसको आप ये भी कह सकते हैं ग्लिसरेट, ठीक है। ग्लिसरिक एसिड और ग्लिसरेट बेटे सेम ही है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरेट में या ग्लिसरिक एसिड में। और उसके बाद ग्लिसरिक एसिड जो है वो की तरफ मूव कर जाएगा नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये मूव करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा पीजीए। पीजीए अगेन कन्वर्ट हो जाएगी आरयूबीपी में। और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो फोटो रिस्पायरेशन का है बेटे ये कंटिन्यू रहता है और ये दोबारा का दोबारा जो है ये री एंटर हो जाते हैं इनटू केल्विन साइकिल, ठीक है। तो ये हमने सारा प्रोसेस मैंने आपको जो कल पढ़ाया था उसकी मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दी कि फोटो रिस्पायरेशन को अगर आपने साइकिल की फॉर्म में ड्रॉ करना है तो बेटे कैसे करेंगे। क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो जो रिएक्शन जिस जिस ऑर्गेनेल में हो रहे थे मैंने इसको वैसे ही जो है मेंशन कर दिया। क्लियर हो गया। आपने इस पूरे फोटो रिस्पायरेशन को अच्छी तरह से स्टडी करना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हो गया बेटे।
हमारा फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस बेटे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको मैंने सारा फोटो रिस्पायरेशन डिटेल से पढ़ा दिया, इसकी मैंने आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा दी पूरे प्रोसेस की, और उसके बाद हम लोगों ने इसका पूरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, बुक से भी सारा आपको समझाया, और उसके बाद मैंने खुद से इसका एक पूरी डायग्राम ड्रॉ की। और ये जो बुक वाली डायग्राम थी बेटे, ये भी कल मैंने आपको बताई थी, माइटोकॉन्ड्रिया पर ऑक्सीजोम और क्लोरोप्लास्ट वाली, ठीक है। तो इसका व्हाट इज फोटो रिस्पायरेशन ये हमने पढ़ लिया, फोटो रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म क्या है बेटे वो हमने डिटेल से स्टडी कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। जो फोटो रिस्पायरेशन का पूरा प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या डिसएडवांटेजेस हैं, लेट्स स्टार्ट बेटे, हम वो पढ़ते हैं, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्लांट डेट यूज केल्विन साइकिल टू फिक्स कार्बन आर कॉल्ड C3 प्लांट्स। इसको अंडरलाइन करें आप, C3 प्लांट्स को, ठीक है। C3 प्लांट्स को अंडरलाइन कर लो बेटे। व्हेन फोटो रिस्पायरेशन अकर्स इन दीज प्लांट दे they lose between a 25% to 50% of their fixed carbon. It results in reduction in their yields. The rate of photorespiration also depends on temperature. At high temperature, the oxidative activity of rubisco increases than its carbon fixing activity. In tropical climates, especially those in which temperature is often above 28 degrees centigrade, the problem is severe and it has a major negative impact on agricultural yield. When photosynthesis first evolved, there was little oxygen in the atmosphere, so there was a little or no photorespiration. After millions of years, free oxygen accumulated in the atmosphere, and competition between carbon dioxide and oxygen for the same active site of rubisco, it led to the problem that photorespiration now poses. ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने जो अभी मैंने जिसकी टॉपिक की बेटे रीडिंग की है वो क्या चीज़ है, डैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, इसके अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो क्या हैं, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे आता है वो प्लांट बेटे जो केल्विन साइकिल को यूज करते हैं टू फिक्स कार्बन, जो कार्बन को फिक्स करने के लिए केल्विन साइकिल का यूज करते हैं, उन प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, C3 प्लांट्स। यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी आपने आज पढ़ ली, C3 प्लांट्स। इसको आप लोग अंडरलाइन करो, क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि व्हाट आर C3 प्लांट्स, तो आपको पता होना चाहिए। वो प्लांट जो कार्बन फिक्स करने के लिए केल्विन साइकिल का यूज करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, C3 प्लांट्स करते हैं। जब इन प्लांट्स के अंदर बेटे फोटो रिस्पायरेशन होती है, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, ये तकरीबन 25 से 50% तक कार्बन जो है वो लॉस कर देते हैं, लूज कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। यानी कि कार्बन की अच्छी खासी परसेंटेज यहाँ पे क्या हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। उसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, उसकी जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और ये एक इम्पैक्ट ये हो गया डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज अगर हम देखें कि जो फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है बेटे, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जब आपके एटमॉस्फेयर का, आपकी इन्वायरमेंट का, आपके इर्द गिर्द का टेम्परेचर बेटे बहुत हाई हो जाता है तो ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी क्या है, जहाँ से प्रोसेस शुरू हो रहा था, जो हमने राइबिस्को पढ़ा था, राइबिस्को ही से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था ना। अगर देखो यहाँ पे अगर मैं चलती तो ये देखें आप लोग, जब हमने यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट किया था मैंने क्या कहा था कि RUBP के अंदर राइबिस्को एंजाइम क्या करेगा, शुरू में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ऐड होती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम हो जाती है तो रुबिस्को क्या करता है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड करना शुरू कर देता है। यही चीज़ हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन है यही चीज़ कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो रुबिस्को की ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यही एक्टिविटी जो अभी मैंने आपको बताई है कि उसने पहले कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया, फिर जब उसके अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है, जब उसकी परसेंटेज कम हो जाती है तो वो क्या ऐड करना शुरू कर देता है, ऑक्सीजन ऐड करना शुरू कर देता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जब टेम्परेचर बेटे ज़्यादा होगा तो राइबिस्को की जो ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से
कार्बन फिक्सिंग एक्टिविटी जो है वो उसकी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, एक्टिविटी उसकी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और कार्बन जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा, पहला हमने पढ़ा, दूसरा पढ़ लिया, अब तीसरे की तरफ हम आते हैं कि कभी कभार कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे इकोसिस्टम जहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है ज़्यादातर 28 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में रहता है। तो यहाँ पे बेटे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, स्वेयर इम्पैक्ट आते हैं, और जो टोटल एग्रीकल्चरल यील्ड है ना, जो पूरा यानी कि टोटल हम लोग कहते हैं कि जितनी हमारी क्रॉप होनी चाहिए थी उतनी नहीं होती, क्योंकि उतनी एक्टिविटी नहीं हो रही होती जितनी होनी चाहिए, जितना कार्बन फिक्स होना चाहिए और जितनी फोटो रिस्पायरेशन होनी चाहिए, वो पूरा प्रोसेस उस तरह से नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी जो टोटल एग्रीकल्चर यील्ड है उसमें क्या आ जाती है, एक डेफिशिएंसी आ जाती है, या उसके ऊपर एक मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर आगे हम लोग आते हैं, ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़ लिए, कुछ डिसएडवांटेज पढ़ लिए, किसके, फोटो रिस्पायरेशन के। नेक्स्ट हम आते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस बेटे फर्स्ट इवॉल्व हुई, आपको पता है जब अर्थ केम इनटू बीइंग, जब ज़मीन का वजूद हुआ, तो शुरू में यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन नहीं थी ज़मीन पे, ऐसे ही थे ना, शुरू में ऑक्सीजन नहीं थी और एरोबिक रिस्पायरेशन और तो हो ही नहीं रही थी। तो शुरू में कैसी रिस्पायरेशन थी, हमने पहले ही पढ़ा, एन एरोबिक रिस्पायरेशन थी। लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम जिस तरह वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते गए, तो शुरू में एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो मतलब पैदा होना शुरू होगी, लेकिन बहुत परसेंटेज उसकी क्या थी, कम थी। वो इतनी कम थी कि वो परसेंटेज जो है नाकाफ़ी थी, किसके लिए, फोटो रिस्पायरेशन के लिए। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत सालों के बाद फ्री ऑक्सीजन जो है वो जमा होना शुरू हो गया एटमॉस्फेयर में, और एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, एक मुकाबला, एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान में फॉर द सेम प्रोसेस। अभी हमने प्रोसेस जब पढ़ा, जब मैंने आपको भी स्टार्ट में बताया है, ये जो हमने पढ़ा साइट ऑफ रुबिस्को, यहाँ से जब फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो मैंने आपको क्या कहा था, RUBP में जो रुबिस्को एंजाइम है वो पहले क्या ऐड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कम हो जाती है, तो रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन ऐड करता है, जिसकी वजह से RUBP 2 मालिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, और ये आपका प्रोसेस आगे चलता है। ठीक है, फिर क्या, हमने ये चीज़ हम पढ़े हैं ना कि जब कंपटीशन हो गया, जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो एक कंपटीशन शुरू हो गया, किसके दरमियान में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान में, फॉर द सेम एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, RUBP में ऐड जो उस ऑक्सीडेशन उसकी हो रही थी। तो इसकी वजह से फोटो रिस्पायरेशन में एक जो है वो प्रॉब्लम आ गया। जाहिर सी बात है, कंपटीशन शुरू हो गया। कंपटीशन में ऐसे ही होता है, या तो कुछ सरवाइव कर लेते हैं प्लांट, या कुछ प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट था। हमने बेटे फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। फोटो रिस्पायरेशन का मैंने आपको क्या बताया, डेफिनेशन पढ़ाई, उसका मैकेनिज्म हमने पढ़ा, उसका मैकेनिज्म जो साइकिल था पूरा वो ड्रॉ किया। इन द एंड हमने इसके डिसएडवांटेज भी बेटे पढ़ लिए। अच्छा, अब जो हमारा अगला टॉपिक है बेटे, अगला टॉपिक मैं सोच रही हूँ अभी स्टार्ट करवाऊँ कि नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग करते हैं, जस्ट थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह इसको हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे ड्यूरिंग C4 और C3 प्लांट्स, है ना। हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, हमारा जो प्रोसेस है, डैट इज़ अडेप्टेशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, जब भी कोई बेटे प्रॉब्लम आती है ना, अगर प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनको अपने सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, जब हम बायोलॉजी पढ़े होते हैं, तो हर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में ऐसी अडेप्टेशन ले आता है कि वो उस इन्वायरमेंट में, उस माहौल में, उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं, सर्वाइव रख सकते हैं। इसी तरह जब फोटो रिस्पायरेशन में मैंने आपको, हमने इतने डिसएडवांटेज पढ़े, जब उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हुए, तो इन जो C3 प्लांट्स थे, इन्होंने भी कुछ अडेप्टेशंस बना ली, कुछ ऐसे अपने अंदर चेंजेस ले आए जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो अब हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे। अडेप्टेशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फोटो रिस्पायरेशन, प्लांट्स आर वार्मर क्लाइमेट इवॉल्व द फॉलोइंग 2 ways टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। जो वार्म क्लाइमेट है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, वो एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ के प्लांट्स ने 2 डिफरेंट टाइप के मैकेनिज़्म अपने जो है वो बेटे
अपने न्यू मैकेनिज्म जो है वो इवॉल्व कर लिए अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। वो कौन कौन से थे? उनमें से एक आता है C4 फोटोसिंथेसिस। ये एक नई फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस आएंगे। इस फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या कहते हैं? C4 फोटोसिंथेसिस। Some plants, including grasses, corn, sugarcane, and sorghum, are and about 2 dozen other plant group run a special pathway called C4 photosynthesis. In addition to the normal Calvin cycle, in their leaf, the mesophyll cell have less air space. The enzyme of Calvin cycle are more deposited in specialized cell called bundle seed cell, which are impermeable to carbon dioxide. हमने क्या पढ़ा? छोटा सा पैराग्राफ मैंने आपको सिर्फ पढ़ाया है और यही मैं पढ़ाऊँगी, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़े हैं कि एक नया एक प्लांट ने एक इवॉल्व की कोई चीज़ है, वो क्या है? डैट इज़ C4 फोटोसिंथेसिस। कुछ प्लांट बेटे, कुछ प्लांट कौन कौन से प्लांट्स हैं उनकी स्पीशीज़ आपको बताई हैं, इंक्लूडिंग ग्रास। ग्रास कौन कौन से हैं? कॉर्न, इसके अलावा कॉर्न जो चल रही है आप खाते हो, शुगर केन है, गन्ना जिसे कहते हैं, एंड सॉर्गम। ठीक है, सॉर्गम भी शायद आपने कभी देखी हो, मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि कोशिश करती हूँ। सॉर्गम एंड अबाउट 2 डज़न अदर प्लांट, तकरीबन 2 डज़न 24 और प्लांट्स हैं जो कि स्पेशलाइज, उन्होंने एक पाथवे बनाया फोटोसिंथेसिस के लिए। इस तरह के प्लांट्स को जिन्होंने स्पेशलाइज एक मैकेनिज्म बनाया, फोटोसिंथेसिस का पाथवे बनाया, उनको हम लोग क्या कहते हैं? C4 फोटोसिंथेसिस कहते हैं उस प्रोसेस को। इन एडिशन टू द नॉर्मल कैल्विन साइकिल, जो नॉर्मल कैल्विन साइकिल हम पढ़ के आए हैं, उसके अलावा जो उन्होंने एक और पाथवे फोटोसिंथेसिस का जो है वो अपने लिए चूज़ किया। उसमें अडेप्टेशंस उन प्लांट्स के अंदर आ गई ना, एक नई अडेप्टेशंस। वो कौन सी अडेप्टेशन थी बेटे? उनके मीजोफिल सेल किधर थे? लीव्स के ऊपर प्रेजेंट थे। तो ये जो प्लांट्स थे, इनमें क्या हुआ कि इनके मीजोफिल सेल्स में एयर स्पेस क्या हो गए? कम हो गए। क्या हो गए? एयर स्पेस कम हो गए। और यहाँ पे ये जो इनका जो कैल्विन साइकिल था, इनके कैल्विन साइकिल में जो एंजाइम्स थे बेटे, वो स्पेशलाइज सेल हमने जो भी पढ़े हैं कि मिजोफिल सेल के अंदर जो है एयर स्पेस कम हो गए ना, बहुत पहले तो ज़्यादा एयर स्पेसिस होते हैं, अब क्या हो गए? कम हो गए। एक नई चीज़ अडेप्ट कर ली उन्होंने। तो यहाँ पे और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स भी यहाँ पे आ गए जो कि स्पेशलाइज सेल्स के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। इन स्पेशलाइज सेल्स को, जिनके अंदर एंजाइम्स बेटे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? बंडल सीड सेल। क्या कहते हैं? बंडल सीड सेल कहते हैं। और ये बंडल सीड सेल जो है ये इम्परमिएबल हैं टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ आ गई? हमने पढ़े हुए ना बेटे, जब हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था, हमने पढ़ा था परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल, इम्परमिएबल। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। तो ये 2 तरह की अडेप्टेशंस आ गई कुछ प्लांट स्पीशीज़ में। कौन कौन से प्लांट्स हैं उनके नाम हमने पढ़ लिए, और अडेप्टेशंस कौन कौन सी हैं। एक तो ये है कि उनके मीजोफिल सेल में एयर स्पेस जो है वो कम हो गए। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया कि इनके कैल्विन साइकिल में स्पेशलाइज जो है एंजाइम, एक तो ज़्यादा एंजाइम होंगे और एंजाइम जो है वो स्पेशलाइज सेल के अंदर होंगे। उन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? बंडल सीड सेल। इनको आप लोग अंडरलाइन कर लें। क्लियर? और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, C4 प्लांट कैरी आउट C4 एज वेल एज C3 फोटोसिंथेसिस। जो C4 प्लांट्स हैं वो C4 और C3 दोनों तरह की फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म करते हैं। आज के लिए बेटे, बल्कि ये भी हम पढ़ लेते हैं। इन C4 फोटोसिंथेसिस द एनर्जी कॉस्ट फॉर मेकिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट डबल। हाउएवर इन हॉट क्लाइमेट इन विच फोटोसेपरेशन वुड अदरवाइज रिमूव मोर देन हाफ ऑफ द कार्बन फिक्स, इट इज़ बेस्ट कंप्रोमाइज अवेलेबल। C4 फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि एनर्जी कॉस्ट, जो ग्लूकोज बनाने के लिए जो एनर्जी यूज़ हो रही है ना, वो क्या है? डबल यूज़ हो रही है। इन मतलब बाकी प्लांट्स के साथ अगर उनका कंपैरिजन किया जाए ना, तो C4 फोटोसिंथेसिस जो है वो डबल कॉस्ट ले रही है। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी लेती है। ये प्रोसेस है क्योंकि ये हॉट क्लाइमेट में हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फोटो रिस्पायरेशन जो है वुड मतलब रिमूव मोर हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और ये
सबसे ज़्यादा बेस्ट यानी कि अडेप्टेशन थी C4 प्लांट्स की, कि यहाँ पे जो है हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स्ड होती है। बाकी इंशाल्लाह यहाँ से ड्यूरिंग C4 फोटोसिंथेसिस से जो है ना, इंशाल्लाह मैं कल के लेक्चर में बेटे आपको कंप्लीट करवाऊँगी, और फिर इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे भी कि C3 और C4 में क्या मेन जो आपको डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, क्या इनमें फ़र्क था, सारा हम बाद में डिटेल से करेंगे। तो बेटे आज के टॉपिक में मैंने आपको फ़ोटो रिस्पायरेशन कंप्लीट करवा दिया, फ़ोटो रिस्पायरेशन के डिसएडवांटेज हमने कर लिए, और C4 फोटोसिंथेसिस का भी जस्ट हमने इंट्रोडक्शन ही लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।